बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है टॉपिक, लेकिन इसके अंदर हम लोग इसको पूरी जो मेमोरीज़ हैं ना, सारी की सारी मेमोरी जो हैं वो डिवाइड हुई हुई है दो सब्जेक्ट्स के अंदर। एक सब्जेक्ट है मेमोरी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जो दूसरा है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है, ठीक है। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये आने वाला कॉन्सेप्ट है। इवन अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी और सीएसएस के एग्ज़ाम्स नहीं भी दे रहे, इसके अलावा अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ का या उस तरह की प्रिपरेशन करें तो उसके हवाले से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम बात शायद नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट सी बात है और इसकी काफ़ी लंबी भी हिस्ट्री है कि जो प्रोसेस हम करते हैं उस प्रोसेस को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरफ हम नहीं जा रहे, हम थोड़ी सी कुछ इसके बारे में फैक्ट्स पढ़ते हैं कि जो मेमोरी होती है ना, जब हम लोग बात करते हैं ना कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि आप लोग कर रहे हैं सिर्फ सीपीयू है। सीपीयू प्लस मेमोरी, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ें मिला के हमारे पास सारे का सारा कंप्यूटर बनते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारे पास एक कंप्लीट कंप्यूटर बनेगा। ये प्रोसेसिंग करेगा तो ये स्टोर करेगा। अब कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये इन पे डिपेंड करता है। वो कितनी मेमोरी उसके पास है और वो कितनी चीज़ें प्रोसेस कर सकता है, ये डिपेंड करता है इन दोनों फैक्टर पे। तो कंप्यूटर ओवरऑल इन दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या है और मेमोरी के क्या फैक्टर्स हैं। देखिए, मेमोरी के जो है ना वो तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होते हैं मेमोरी का साइज़, ठीक है जी। दूसरा होता है मेमोरी का हमारे पास एक्सेस टाइम, और तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है हमारे पास। ये आगे तीन फैक्टर्स। अब ध्यान से ये चीज़ समझने वाली है, इसी चीज़ में जाके स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर हमारे पास हो बड़ा साइज़, अब आप खुद से अब इसमें बताएं कि अगर हमारे पास मेमोरी का साइज़ बड़ा होगा तो अफेक्टिव है या छोटा होगा तो अफेक्टिव है। ऑब्वियसली हमारे पास स्टोरेज का एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उतना अफेक्टिव है हमारे पास। जितना बड़ा साइज़ होगा हम उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि मेमोरी का साइज़ अगर बड़ा होगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा अफेक्टिव होगा। असेस टाइम का क्या मतलब है? असेस टाइम का मतलब है कि हम जिस चीज़ को भी कॉल करेंगे मेमोरी से, या जिस चीज़ को भी ढूंढेंगे, सर्च करेंगे मेमोरी में से, वो हमें कितने टाइम में मिल जाती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, समझ लें इस चीज़ को कि मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है बहुत सारा डेटा। हमने किसी एक डेटा को मंगवाया है, बुलाया है एग्जीक्यूशन के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो कितने टाइम में मेमोरी से उठ के हम तक पहुंचता है, वो हमारे पास असेस टाइम हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि असेस टाइम भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब असेस टाइम हमारे पास बहुत अच्छा होना चाहिए। तो असेस टाइम जितना थोड़ा होता है उतना अच्छा होता है। इट मीन्स कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, कोई मैं सॉन्ग प्ले करना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये सॉन्ग प्ले करने के लिए अब ये पूरी मेमोरी हमारी फिल हुई हुई है, बहुत सारी है इसके अंदर चीज़ें, और मेमोरी का साइज़ भी बड़ा है। तो अब मुझे चाहिए असेस, ये चाहिए सॉन्ग, तो ये सॉन्ग मुझे जल्दी मिलेगा थोड़े टाइम में, वो अफेक्टिव है। ये सॉन्ग मुझे लेट मिलेगा, वो अफेक्टिव है। जाहिर सी बात है, मुझे सॉन्ग जितने कम टाइम में मिलेगा वो ज़्यादा अफेक्टिव है। तो इस वजह से असेस टाइम थोड़ा होगा तो ये अफेक्टिव होगा। पर यूनिट कॉस्ट, जो मेमोरी है उसके पैसे ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, तो ऑब्वियसली वो भी मुझे कम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर तीन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, उसके साइज़ को, उसके असेस टाइम को, और उसकी पर यूनिट कॉस्ट को। अब देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये आइडियल केस है। आइडियल केस मतलब वो केस जिसके अंदर सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। साइज़ बड़ा होना चाहिए, असेस टाइम थोड़ा होना चाहिए, और वो सस्ता भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रियल टाइम की, कि रियल टाइम में इस तरह होता है कि नहीं होता। तो देखिए, अगर हमारे पास है साइज़ बड़ा, और एक दूसरी मेमोरी ये है जिसका साइज़ है हमारे पास छोटा, तो देख के ज़रा मुझे बताएं कि इसका असेस टाइम आसान होगा, छोटा होगा, या इसका असेस टाइम थोड़ा होगा। देखिए, इसके अंदर हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 8 यहाँ पे मैंने बना दिए, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंटेंट्स भी ज़्यादा होंगे। अब अगर हम लोगों ने इसमें से कोई डेटा रिट्रीव करना है या हम लोगों ने डेटा प्रोसेस इंस्ट्रक्शन कुछ बुलाना है अपने काम के लिए, तो अब मुझे आप ख़ुद बताएं कि इसमें से ये निकालना आसान है कि या इसमें से ये निकालना आसान है। ख़ुद ही देख लें, एक छोटा कमरा है, एक बड़ा कमरा है। छोटे कमरे में से चीज़ ढूंढनी आसान है कि बड़े कमरे में से चीज़ ढूंढनी आसान है? ऑब्वियसली छोटा कमरा होगा, असेस टाइम हमारे पास थोड़ा होगा। बड़ा कमरा होगा तो असेस टाइम हमारे लिए मुश्किल होगा। ये देखिए, यहाँ से करते 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 हमारे पास आया, और ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो साइज़ और असेस टाइम ये एक दूसरे के रिवर्स में है। साइज़ छोटा होगा, असेस टाइम हमारे पास अच्छा आ जाएगा। साइज़ बड़ा होता जाएगा तो हमारे पास असेस टाइम दूर का हो जाएगा। साइज़ छोटा होगा, कॉस्ट हमारे पास थोड़ी होगी। साइज़ बड़ा होगा तो कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा होगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग मेमोरी किस तरह की लेंगे और कैसे लेंगे और उसका क्या क्या पर्पज़ होगा। अब जब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की, तो ये बात पर बहुत ध्यान से आपने सुननी है। हम लोगों को समझ नहीं आता एग्जैक्टली कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं और उसको हम लोग किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। देखिए जी, ये जो है ना, ये है आप लोगों का CPU। ठीक है, CPU के इस तरफ पड़ा हुआ है कैश मेमोरी और इस तरफ है प्राइमरी मेमोरी, और हमारे पास लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ जो सबसे बड़ी है। मैं थोड़ा और इसको बड़ा बना लेती हूँ, एक सेकेंड। ये जी बड़ी बन गई हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी, अब देखिए आपके पास कितनी मेमोरीज हो गई हैं, 1 2 3। कॉन्सेप्ट लेने वाला है, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी इधर उधर फोकस नहीं रखना अपना, आपने अपना बस ध्यान से ये चीज़ सुने। देखिए हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा जाता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से जाता है कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी से जाता है वो CPU में। ठीक है, ये हमारे पास है एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है जी, इसके अंदर जो कैश मेमोरी है ना, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है ना, ये टोटली डायरेक्टली रेलिवेंट है टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है और ये हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंडर आता है। अब मैं वो टर्म्स यूज़ कर लेती हूँ जो आपको समझ आते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी को दूसरा नाम कहते हैं, ये है रैम, और सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है रोम। सेकेंडरी मेमोरी बड़ी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी छोटी मेमोरी, कैश मेमोरी इन दोनों से छोटी मेमोरी, और ये डायरेक्टली किसके साथ रेलिवेंट है, रिलेटेड है या अटैच्ड है CPU के साथ। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली अटैच नहीं है CPU के साथ, वो रैम के थ्रू अटैच है, और रैम किसके थ्रू अटैच है, कैश के थ्रू अटैच है। अब जो हम लोगों ने 3 फैक्टर्स पढ़े थे उसकी तरफ जाते हैं। एक फैक्टर था साइज़, दूसरा फैक्टर था हमारे पास असेस टाइम, और तीसरा फैक्टर था हमारे पास कौन सा, कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ इन सब में से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका असेस टाइम क्या होगा, सबसे थोड़ा होगा। इसमें से ढूंढना मुश्किल है तो इस वजह से असेस टाइम थोड़ा होगा। प्राइमरी मेमोरी की साइज़ एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी छोटी है, तो इसका असेस टाइम एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा कम होगा। कैश मेमोरी क्या है जी, इन सब दोनों से छोटी है, इन दोनों से छोटी है तो इसका असेस टाइम भी छोटा होगा। ठीक है, जितनी छोटी मेमोरी उतना थोड़ा असेस टाइम, और कॉस्ट भी इसकी क्या होगी, ये सस्ता सा होगा। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन आपको अब पता चल गया, समझ आ गया। और हम क्यों ये यूज़ करते हैं, सिंपल से एक एग्जांपल ले लें। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, समझी हुई है। एक होता है गोदाम, गोदाम के बाद हम चीज़ रखते हैं दुकान पे, और दुकान के बाद वो चीज़ चली जाती है हमारे पास क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास चली जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। अब जो गोदाम है वो दुकान बराबर तो नहीं होता, दुकान के बराबर होता है गोदाम। कभी आपने देखा दुकान भी इतनी बड़ी हो, गोदाम भी इतना बड़ा। दुकान एज़ कम्पेयर टू गोदाम गोदाम एज़ कम्पेयर टू दुकान बहुत
बड़ा गोदाम होता है, लेकिन दुकान गोदाम की निस्बत छोटी होती है। अब हमने जब कस्टमर को कोई चीज़ देनी है, कस्टमर कहता है कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई वो चीज़ लेने आया है और वो गोदाम में पड़ी हुई है। अब आप ख़ुद मुझे बताएं, गोदाम से चीज़ ढूंढना आसान है या दुकान से चीज़ ढूंढना आसान है? जाहिर सी बात है दुकान से चीज़ ढूंढना आसान है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि गोदाम दूर भी है, गोदाम दूर भी है, गोदाम बड़ा भी है, गोदाम से चीज़ ढूंढनी भी मुश्किल है। इसकी निस्बत अगर दुकान की हम बात करते हैं तो दुकान हमारे लिए ज़्यादा आसान है। उसके अंदर हमने सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं। कैसी चीज़ अरेंज करके रखी हुई है? जैसे कस्टमर को ज़रूरत है। तो इस लिहाज से ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको इजीली इसका भी सारा साइंस समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग की। कैश इसमें से अगर मैं डिलीट कर दूं, क्योंकि कैश हम लोग फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ चल रही है, हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मैं इसमें से इसको कर रही हूँ ख़त्म और मैं डायरेक्टली रिलेट कर रही हूँ रैम को किसके साथ? CPU के साथ। ओके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लें अपना कि जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो इंस्ट्रक्शन चलती हैं तरतीब से। इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, समझ लिए इंस्ट्रक्शन 10 तक, 100 तक हमने जाना है। ठीक है। अब आप ये देखें कि इंस्ट्रक्शन जब 50 तक पहुंचेगी तो आपको ये तो बात पता होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शन सीरीज़ सिक्वेंशली चलती हैं 1 2 3 4 5। ठीक, 50 के बाद क्या आएगा? 51। अब एक बाय एक इंस्ट्रक्शन ये जो CPU है ना वो करता जा रहा है, एग्जीक्यूट करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब इसको फ़ौरन एग्जीक्यूशन के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस चाहिए। अब वही बात है क्लाइंट वाली, दुकान वाली और गोदाम वाली, कि वो क्या यहाँ से ढूंढेगा जाके अपने लिए इंस्ट्रक्शंस? नहीं। आपने भी बात ध्यान से समझनी है। जो भी प्रोसेस एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना शुरू होता है उसकी चीज़ें बारी बारी करके उठा के रैम में रखनी शुरू कर दी जाती हैं। और फिर रैम जो है वो तो डायरेक्टली असेसिबल है, आसानी से असेसिबल है, तो वो क्या कर देते हैं? उसकी तरफ और भेजना शुरू कर देता है इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन टाइमली चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो इट मीन्स कि सेकेंडरी मेमोरी से वो निकल कर प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्यू में डली हुई हों, तब ये इसको पहुंचेंगी टाइम पे। अब ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से क्या मेमोरीज काम करती हैं, कौन सी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, किस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। अगर ये आपको समझ आ गई है बात, तो हम मेमोरी मैनेजमेंट को अब प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट कंटेजियस मेमोरी है, नॉन कंटेजियस मेमोरी है, उसका कॉन्सेप्ट लेंगे इस लेक्चर के बाद। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर CPU जो एड्रेस जनरेट करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट पेपर PPSC के पेपर में आया हुआ भी, इवन FPSC के पेपर में भी आया हुआ है कि कंप्यूटर या CPU जो है वो कौन सा एड्रेस जनरेट कर सकता है। तो जो CPU है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ये बात बस बिठा लें अपने दिमाग में। ये जो एड्रेस ये बनाता है वो LA है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सा एड्रेस एग्जीक्यूट कर सकती है, वो होती है हमारे पास, एक सेकेंड अजान हो रही है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे एड्रेसेस की। तो CPU जो एड्रेस जनरेट करता है दैट इज़ लॉजिकल एड्रेस, और जो सेकेंडरी मेमोरी रोम जो है एड्रेस जो समझता है वो भी लॉजिकल एड्रेस होता है, जनरेट नहीं करता। लॉजिकल एड्रेस समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह जो मेमोरी है वो एड्रेस, प्राइमरी मेमोरी एड्रेस जनरेट नहीं करती, लेकिन जो एड्रेस इसको समझ आता है ना दैट इज़ फिज़िकल एड्रेस। ठीक है, फिज़िकल एड्रेस। तो यहाँ भी एक ट्रांसलेटर यूज़ होता है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस के अंदर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है कि रैम का ये इनका कौन कौन सी ये हैं एड्रेसेस हैं, तो ये एड्रेसेस आपको कंफर्म पता होने चाहिए। इसके अलावा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से अरेंजमेंट हुई हुई होती है और किस तरीके से ये काम करता है, ये आपको समझ आ जाने चाहिए अब। और इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पेजिंग का कॉन्सेप्ट होगा, कंटेजियस मेमोरी, नॉन कंटेजियस मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।